नमस्कार मेरे कृषि साथियों, स्वागत है आपका गुरुवानी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, अपन बात कर रहे थे क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट की और जो सब्जेक्ट है आपके क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ये वाली सब्जेक्ट आपके 3rd सेमेस्टर में चलती है, जिसमें अपन खरीफ क्रॉप्स की बात कर रहे थे। और आज का जो अपना टॉपिक हो जाएगा, वो कौन-सा हो जाएगा? मूँगफली की खेती। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपका बैच का नाम क्या था? तो बैच का नाम था आपके एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर आरती 1.0 बैच। जो कि आपके 3rd सेमेस्टर से संबंधित था। 3rd सेम, ठीक है? नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि सब्जेक्ट कौन-सी चलेगी इस 3rd सेम में, तो सब्जेक्ट है आपके क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और कोष्ठक में आप लिख लेना खरीफ क्रॉप। कौन-सी क्रॉप? खरीफ क्रॉप, ठीक है? क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में अपन किन क्रॉप्स की बात करेंगे? खरीफ क्रॉप्स की अपन बात करेंगे, ठीक है? इसके अपन कोड की बात करें सब्जेक्ट के तो एग्रोन 211 एग्रोन 211 इसमें आज अपन पढ़ेंगे टॉपिक का नाम हो जाएगा मूंगफली। इंग्लिश में बोलते हैं अपन ग्राउंड नट। ग्राउंड नट ये आपके पूरा इस वीडियो का यानी कि अपने इस क्लास का टाइटल हो गया, ठीक है जी। एग्रीकल्चर सारथी 1.0 आपका बैच है और इसमें अपन क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जिसे अपन खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इसमें और साथ ही साथ अपन मूंगफली की खेती के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ओके, इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब अपन वन बाय वन मूंगफली की खेती के बारे में पढ़ेंगे तो अपना वही सेम वही रहेगा कि अपन बेसिक से लेके और एडवांस लेवल पर जाएंगे। मतलब अपन स्टार्ट करेंगे आपके बोटेनिकल नेम से और लास्ट में अपन उपज तक देखेंगे इस चीज को, ठीक है? तो मेरे साथ इस क्लास में बने रहिएगा मूंगफली की खेती के साथ में। अब अपन वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बॉटनिकल नेम से स्टार्ट करेंगे तो क्लास को अपन अब टॉपिक को स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपने इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि ऐसे ही आपके लिए वीडियो आते रहते हैं इस चैनल पर। और जैसे ही कोई एग्रीकल्चर से इम्पोर्टेंट और उसके साथ साथ कोई वैकेंसी वगैरह आती है तो सारे आपको इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मिलते रहते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जैसे ही कोई मैं क्लास अपलोड करता हूँ उस क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाती है। इसकी वजह से खाली आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो, ठीक है? क्लास को लाइक करके और सभी दोस्तों के पास में शेयर करनी है और जो भी साथी अभी तक भी तैयारी नहीं कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो अपनी तैयारी में लग जाए क्योंकि सेमेस्टर चाहे कितना भी हो आपकी, कितनी भी सिलेबस हो, आपको अच्छे से पढ़ना है। आगे इस सेमेस्टर को ही कंप्लीट नहीं करना, कॉम्पिटिशन लेवल के लिए भी अच्छे से खुद को प्रिपेयर करना है, ठीक है? अपन बात करते हैं मूँगफली की खेती की। सबसे पहले अपन बात करेंगे इसमें बॉटनिकल नेम की, बॉटनिकल नेम। वानस्पतिक नाम की बात करें, तो इसके वानस्पतिक नाम में अपन लिख सकते हैं कि अरेकिस हाइपोजिया। अरेकिस हाइपोजिया, अरेकिस हाइपोजिया, ठीक है मेरे प्यारे लाडलो, ये हो जाएगा इसका बॉटनिकल नेम। अब अपन बात करते हैं इसके फैमिली की, परिवार की। ये सारे सीक्वेंस के अंदर आपको लिख के आना है, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ ना, कि सबसे पहले बॉटनिकल नेम लिखो, फिर उसके बाद में उसकी फैमिली लिखो, ये सारी चीज़ आपको वन बाय वन लिख के आनी है, ऐसे सीक्वेंस के अंदर, क्रम के अनुसार ही लिख के आनी है, ठीक है? फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली हो जाएगी फैबेसी या लेग्यूमिनेसी। कौन सी फैमिली? फैबेसी या लेग्यूमिनेसी। फैबेसी या लेग्यूमिनेसी, ठीक है मेरे प्यारे लाडलो। अब अपन आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इसमें गुणसूत्र संख्या की बात करें तो 40 आपके गुणसूत्र हो जाएँगे इसमें। ऐसे ही मैं बात करूँ कि इसके अंदर विटामिन कौन-सा पाया जाता है सबसे ज़्यादा, तो इसके अंदर विटामिन आपके ई पाया जाएगा। अब देखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब है कि इसकी फैमिली क्या है मेरे साथियों? फैबेसी है। मतलब ये दलहनी क्रॉप्स के अंदर भी आती है, ठीक है? दलहनी क्रॉप्स में आती है तो अपन किसकी बात करेंगे इसमें? प्रोटीन की बात कर लेंगे। इसमें प्रोटीन परसेंट कितनी पाई जाती है? तो देखिएगा प्रोटीन इसमें 27% पाई जाती है। कितनी परसेंट मेरे लाडलो? 27%। लेकिन आपको पता है क्या कि मूँगफली का तेल भी निकलता है, मतलब ये तिलहनी क्रॉप्स में भी आती है। भाई दलहनी क्रॉप्स में तो ये आ रही है, प्लस साथ के साथ ये तिलहनी क्रॉप्स में भी इंक्लूड होगी।
ठीक है मेरे लाडलो। अब देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये तिलहनी प्लस दलहनी दोनों क्रॉप है। तिलहनी प्लस दलहनी, ये दोनों क्रॉप्स के अंतर्गत सम्मिलित अपन इसको करते हैं। कि मैं दलहनी बात करूँ तो 27% इसमें प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, कितना क्लियर? नेक्स्ट मैं बात करूँ तिलहनी फसलों की। तिलहनी फसलों में देखिएगा, तो इसमें अपन बात कर सकते हैं कि 42 से लेके और 45% क्या पाया जाता है? इसमें ऑयल पाया जाता है। क्या पाया जाता है मेरे लाडलो? तेल पाया जाता है इसमें 42 से लेके और 45%। ठीक है? अब अपन नेक्स्ट चलते हैं मेरे लाडलो। इसमें नेक्स्ट देखिएगा कि सबसे पहले बात करें अब इसके अपन प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी की बात कर ले कि उत्पादन और उत्पादकता। ठीक है? कि अपन बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं उत्पादन की बात करूँ और साथ ही साथ उत्पादकता की बात करूँ, इंग्लिश वालों के लिए प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है? उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? प्रति हेक्टर क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है? दोनों की बात करूँ, अगर मैं फर्स्ट इसमें कंडीशन रखूँ कि वर्ल्ड लेवल पर, विश्व स्तर पर मैं बात करूँ, विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा उत्पादन और उत्पादकता किसका होता है? आपके मूँगफली का होता है। ठीक है? विश्व में ये मूँगफली उत्पादन फर्स्ट है। अपना भारत है ना, वो विश्व में फर्स्ट नंबर पे आता है। ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर भारत में बात करें, कि भारत के अंदर मूँगफली अपना कौन-सा स्थान रखती है उत्पादन और उत्पादकता में? ठीक है? सेकंड नंबर रखती है। ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखना है। अब मैं बात करूँ, एक छोटा-सा क्वेश्चन और निकल के आता है, जो कि आपके 12th लेवल की जो बुक है, उसमें भी दे रखा है। ठीक है मेरे लाडलो? वो है कि भारत में मूँगफली लाने का श्रेय किसे जाता है? 1 मिनट का वेट कीजिएगा मेरे लाडलो। क्लास प्रॉपर चल रही है। हाँ, देखिएगा कि भारत के अंदर आपके मूँगफली लाने का श्रेय किन्हें जाता है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। ठीक है? कॉम्पिटिशन लेवल की एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। लेकिन आपको याद रखना है, आपको शुरू से ही इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है? तो मैं बात करूँ कि भारत में मूँगफली लाने का श्रेय, क्या लिख सकता हूँ मैं? भारत में मूँगफली लाने का श्रेय। तो भारत है, इसमें मूँगफली लाने का श्रेय किन्हें जाता है? तो मेरे प्यारे लाडलो, आपको लिखना है इसमें जेसूफ फादर को। किसको? जेसूफ फादर। ये आपके एक साइंटिस्ट है, इनको भारत में मूँगफली लाने का श्रेय जाता है, जेसूफ फादर। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने वाले मेरे प्यारे साथी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ। नमस्कार बेटा, नमस्कार। रुद्र प्रताप सिंह चौहान बोल रहे हैं कि गुड मॉर्निंग सर जी। बिल्कुल बेटे, गुड मॉर्निंग। देखिएगा, क्लास के अंदर एंड तक आपको रहना है, तभी आपको क्लास समझ में आएगी। सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। ये लो, अब ले लो आप स्क्रीनशॉट। ठीक है? आगे बढ़ते हैं अपन। आगे इसमें अपन ने प्रोटीन और तेल दोनों की बात कर ली। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये नोट्स वगैरह आपको साथ-साथ रेडी करने हैं और सबसे पहले अगर कोई स्टूडेंट नया है और वो इस क्लास को देख रहा है, तो मेरे प्यारे लड्डुओं, आपको क्या करना है, पहले की जो क्लास है अपलोड मैंने कर रखी है, उनको देखना है। ठीक है? पहले की जो क्लासेस देख रखी मैंने डाल रखी है, उनको आपको चेक करना है। ठीक है? आराम से इस क्लास को देखना है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप पूछ सकते हो। ठीक? ये चीज़ भी ध्यान रखना है। अब अपन मेरे लाडलो बात करते हैं अपन के अन्य नाम की। किसकी बात करते हैं? अन्य नाम की। अन्य नाम में देखिएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अन्य अन्य नाम। अन्य नाम में देखिएगा, इसको बोलते हैं अर्थनट। क्या बोलते हैं अपन? अर्थनट। नेक्स्ट बोलते हैं अपन पीनट और बोलते हैं अपन इसको मनीला नट। मनीला, भाई अर्थनट इसको बोलेंगे, पीनट इसे बोलेंगे और मनीला नट इसे बोलेंगे। ऐसे ही अपन बात करें तो इसमें अपन बोलते हैं इसको मंकी नट। और क्या बोलते हैं? मंकी नट बोलते हैं। और मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि इसको अपन दलहनी और तिलहनी दोनों क्रॉप्स के अंदर क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। ठीक है? दलहनी और तिलहनी, ये भी अपन इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दलहनी प्लस तिलहनी क्रॉप। दलहनी प्लस तिलहनी क्रॉप भी इसको अपन बोल सकते हैं। ठीक है?
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी समझ में आ गया। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं इसमें। इसमें नेक्स्ट है आपके कि एक आपके इंस्टीट्यूट पड़ती है, कौन सी? राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान संस्थान। कौन सी? राष्ट्रीय राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान संस्थान। आप ये भी नोट करके लिख लीजिएगा, राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जूनागढ़ है, गुजरात में। कहाँ है मेरे लाडलो? जूनागढ़ है, गुजरात में। ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, इसमें विषैला तत्व कौन सा पाया जाता है आपकी मूंगफली में? कौन सा विषैला तत्व? जो कि आपके कई बार कंपटीशन लेवल के एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है कि बताइएगा मूंगफली के अंदर विषैला तत्व कौन सा पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन आपके हो जाएगा अफ्लाटोक्सिन। कौन सा हो जाएगा? अफ्लाटोक्सिन। कौन सा हो जाएगा? अफ्लाटोक्सिन। अफ्लाटोक्सिन। और इस अफ्लाटोक्सिन की कहानी मैं आपको समझाता हूँ। अफ्लाटोक्सिन को देखिएगा, जब अपन मूंगफली के दानों को अगर अपन भंडारित करते हैं, जैसे अपन मूंगफली है उसको अपन ने उगाया, उगाने के बाद में अपन ने उसको भंडारित कर दिया। अगर मूंगफली के दानों के अंदर नमी परसेंट ज्यादा रह जाती है, क्या रह जाती है? नमी की मात्रा ज्यादा रह जाती है। मूंगफली के दानों के अंदर क्या हो जाता है? कड़वापन इकट्ठा हो जाता है। जैसे आप कभी देखे होंगे आपने कि अगर मूंगफली खाए हो तो कोई कोई दाने इतने कड़वे होते हैं, उनमें क्या होता है? अफ्लाटॉक्सिन की मात्रा ज्यादा होती है। और वो अफ्लाटॉक्सिन क्या करती है? अपने शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये होती है आपकी अफ्लाटॉक्सिन। ठीक है। पूछा जा सकता है अफ्लाटॉक्सिन का कारण क्या होता है? तो अफ्लाटॉक्सिन का जो कारण है वो आपके होता है, अफ्लाटॉक्सिन जो अब जब अपन मूंगफली के दानों को स्टोरेज करते हैं या मूंगफली के दानों को भंडारित करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है? मूंगफली के दानों के अंदर कड़वापन पैदा हो जाता है ज्यादा नमी के कारण। इसलिए जो मूंगफली के दाने होते हैं वो थोड़े थोड़े अपन को कड़वे लगते हैं, वो होते हैं आपके अफ्लाटॉक्सिन। ठीक है। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें जलवायु की। जलवायु की बात करें तो ये आपके उष्ण कटिबंधीय जलवायु से संबंधित, इससे संबंधित है। उष्ण कटिबंधीय का मतलब कि इसे अपन उष्ण और उपोष्ण दोनों जलवायु के अंदर उगा सकते हैं। ठीक है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है। मैं साथ में लिख सकता हूँ कि उष्ण कटिबंधीय के साथ साथ मैं क्या लिख सकता हूँ? उष्ण कटिबंधीय के साथ साथ मेरे लाडलो मैं लिख सकता हूँ इसके अंदर कि गर्म जलवायु भी इसके लिए बेस्ट रहती है। लिख सकता हूँ कि गर्म जलवायु कौन सी रहती है? बेस्ट रहती है। इसमें जलवायु गर्म जलवायु क्या रहती है? बेस्ट रहती है। ठीक है। ये भी लिख सकता हूँ। अब इसमें अपन तापमान की बात करें, वर्दी के लिए तापमान कितना होना चाहिए? तो वर्दी के लिए आपको तापमान दे रखा है 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे उपयुक्त होता है। वर्दी के लिए अगर तापमान की बात करें आपसे तो 27 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे बेस्ट होता है। ठीक है। अब एक और बात करूं, एक तापमान आपको और दे रखा है प्रजनन के लिए। अब मैंने ये प्रजनन क्यों लिखा है या पकाव के लिए? पकाव भी आप लिख सकते हो। जैसे जब मूंगफली की कोई वेराइटीज है उसके अंदर अगर क्रॉस होता है, क्या होता है मेरे लाडलो? क्रॉस होता है। शायद वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, एक बार मैं चेक करता हूँ। देखिएगा, जो भी है पीछे के अक्सर दिख रहे हैं ना आपको, बस तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कमेंट आ रहे हैं कि सर वीडियो आप अच्छे नहीं दिख रहे। कोई बात नहीं है, आपको पीछे का जो मैटर है सारी चीज वो समझ में आ रही है, मैं बोल रहा हूँ वो चीज आपके पास में प्रॉपर आ रही है ना, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। मैं चाहे दिखूँ या ना दिखूँ, मेरे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको ये चीज सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। अब देखिएगा प्रजनन या पकाव के लिए, देखिए मैं बात कर रहा था कि जो मूंगफली की किस्में होती है उनके बीच में क्रॉस होता है। मतलब संकरण की बात करें, अपन हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, उस टाइम पे कितना इसको टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, ये चीज भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है। तो ये भी आप साथ के साथ लिख लेना, 24 से लेके 27 डिग्री सेंटीग्रेड कितनी होती है मेरे लाडलो? 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। आगे चले। आगे मैं बात करूं, एक और चीज इस जलवायु के अंतर्गत ही मैं लिख सकता हूँ कि जब आप मूंगफली की खेती करते हो तो जो एनवायरमेंट अपने चारों ओर जो वातावरण पाया जाता है वो कैसा होना चाहिए? साफ होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए। ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब मैं बात करूं नेक्स्ट मृदा की। इसकी बात करूं, मृदा की बात करूं, सोयल की बात कर लूं, इसकी सोयल की बात करूं तो सोयल आपकी हो जाएगी बलुई दोमट।
क्या हो जाएगी? बलुई दोमट। मैंने बताया था अगर जो भी साथी देखो ये फ़ायदा हो जाता है, जो पिछली वाली क्लास लेते हैं आप, तो ये वाला फ़ायदा आपको देखने को मिलता है कि जो पिछली वाली क्लास है, उनमें मैंने आपको बताया था कि जितने भी आपके क्रॉप्स चलेगी, चाहे वो क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट से संबंधित हो, उसी के साथ आपके हॉर्टिकल्चर वाली सब्जेक्ट से संबंधित हो, ठीक है? इसे अपन प्यारा-सा क्या नाम दे रखे हैं? हॉर्टिकल्चर की दुनिया नाम दे रखे हैं, ठीक है? उनमें जितनी भी क्रॉप चलती है, सब में आपके बलुई दोमट मृदा सबसे उपयुक्त रहती है और मैंने बलुई दोमट मृदा जो है, उनकी विशेषता भी आपको बताई थी मैंने लास्ट में। क्या बताई थी? उनकी विशेषता मैंने आपको बताई थी कि जब बस कोई समुद्र होता है, केरल के अंदर देखना, केरल तट के ऊपर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है बलुई दोमट। जब समुद्र होती है, तो समुद्र की जो मिट्टी है, वो पानी के बहाव के साथ-साथ आ जाती है और तट के ऊपर जमा हो जाती है। और तट के ऊपर जो जमा होती है ना मिट्टी, वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहती है और उपजाऊ भी रहती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कौन-सी मिट्टी होती है? बलुई दोमट। तो 2 जब जब ऐसे से मान लो नदियाँ मिलती है या समुद्र मिलते हैं, तो उनकी मिट्टी एक जगह आके इकट्ठी हो जाती है और वो फिर बाद में आके और तट के ऊपर इकट्ठी हो जाती है, ठीक है? इतना आपको ध्यान रखना है। तो जो मिट्टी बनती है ना, वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त और उपजाऊ होती है। फ्लूइड दोमट पीएच की बात कर ले साथ ही, पीएच कितना होना चाहिए? नॉर्मल 6.5 से 7.5 उदासीन पीएच होना चाहिए, ठीक है? चलिए आगे। और हाँ, एक चीज़ और आप और ऐड कर सकते हो अगर आपको क्या है ना बीएससी एग्रीकल्चर में मैटर सब कुछ अच्छा लिख के आना है, ठीक है? सबसे बेस्ट लिख के आना है। आप लिख देना, इसमें मृदा जो होती है वो कंकड़-पत्थर वाली नहीं होनी चाहिए, मृदा की परत कठोर नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ आप अपने मन से लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है हर क्लास के अंदर ही आपको बताया जाए। ये चीज़ आप अपने मन से भी लिख सकते हो। ठीक है लाडलो? चलें आगे, मृदा की बात हो गई। अग अब अपन बात करते हैं इसमें सीड रेट की, तो जो भी साथी इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वो ले सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है? फिर आगे बढ़ें। अब देखिएगा अपन इसमें सीड रेट की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं सीड रेट की। सीड रेट आपको 2 प्रकार से इसमें लिखनी है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। मूँगफली कितने प्रकार की होती है? कि सर 2 प्रकार की होती है। ये याद रखना है आपको। मूँगफली कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी सीधे फैलने वाली और दूसरी क्या होती है आपकी? दूसरी होती है गुच्छेदार। यानी कि एक ऐसी मूँगफली होती है जो गुच्छों के अंदर लगती है और एक ऐसी मूँगफली होती है जो कि आपके फैलने वाली होती है। तो दोनों की अलग-अलग सीड रेट हो जाएगी। उसी के साथ-साथ अपन बात करेंगे इसमें आर इंटू पी यानी कि रो इंटू रो एंड प्लांट इंटू प्लांट दूरी, ठीक है? पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी। अब सही है हिंदी वाले? आ गई समझ? बीज दर की बात करते हैं। इसकी बीज दर और रोपण दूरी। बीज दर एंड रोपण दूरी। तो इसको बोलता हूँ मैं इंग्लिश में सीड रेट एंड डिस्टेंस। सीड रेट एंड डिस्टेंस एंड डिस्टेंस। देखिएगा, पहले अपन सीड रेट की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले ले लो आप सीधे फैलने वाली। सीधे फैलने वाली। एक ले लो आप गुच्छेदार। एक क्या ले लो? गुच्छेदार। अब देखो, अब देखना मेरे लाडलो, सीधे फैलने वाली है, इसमें आपको बीज दर रखनी है 80 से लेके 100 केजी प्रति हेक्टेयर। ये इकाई आपको ध्यान रखनी है, केजी पर हेक्टेयर, ठीक है? नेक्स्ट बात करें अपन गुच्छेदार। तो गुच्छेदार में अपन 60 से 80 केजी पर हेक्टेयर ले लेंगे। 60 से लेके 80 केजी पर हेक्टेयर, ठीक है? हो गई क्लियर? क्या बोल रहे हैं? देखिएगा, सीधे फैलने वाली के अंदर 80 से 100 लिखवा दिया क्या? इसको आप सही कर लेना भई, इसको सही कर लेना। इसको आप सही कर लेना, ये वाला ऊपर जाएगा। सीधे फैलने वाली में अपन बीज दर थोड़ी-सी कम लेते हैं और इसमें आप कर लेना 80 से 100 कर लेना। 80 से 100 कर लेना। अब सही है ना? ठीक है। ऐसे ध्यान रखा करो, क्लास के अंदर एक्टिव रहा करो, कोई गलती अगर पाई जाए ना, तो तुरंत टीचर को अवगत करवा दिया करो, ठीक है? चले आगे? अब देखिएगा, अब इसमें अपन बात करते हैं आर इंटू पी दूरी की।
आर इंटू पी दूरी की, मतलब रो इंटू रो एंड प्लांट इंटू प्लांट। इसमें देखिएगा, इसमें रो इंटू रो दूरी होती है आपकी 45 और प्लांट इंटू प्लांट 15, यानी कि 45 बाई 15 सेंटीमीटर। इसमें देखिएगा आप गुच्छेदार वाली में 30 बाई 10 सेंटीमीटर की आपको रोपण दूरी देखने को मिलती है। ये रोपण दूरी इंपोर्टेंट है, इनको याद रखना है आपको, ठीक है। चले भाई आगे देखिएगा आप। अब अपन बात करते हैं इसमें वेराइटीज की। इसमें इसमें की बात करेंगे अब, किस्म वैरायटी। तो वैरायटी भी दो प्रकार से हो जाएगी, एक सीधे फैलने वाली की, एक हो जाएगी आपके वैरायटी। हाँ वैरायटी में एक हो जाएगी आपके सीधे फैलने वाली। कौन सी हो जाएगी? सीधे फैलने वाली। एक कौन सी हो जाएगी आपके? गुच्छेदार। सीधे फैलने वाली एंड गुच्छेदार। इनके अंदर तीन तीन चार चार वैरायटी में आपको बता दूंगा, वही केवल आपको याद रखनी है। सबसे पहला इसमें गुच्छेदार सॉरी सीधे फैलने वाले में ले लो आप M13, सबसे फेमस है M13। नेक्स्ट बात करूं मैं TG20, TG20, TG20 है ना। नेक्स्ट ले लो चंद्रा, चंद्रा। नेक्स्ट ले लो आप गिरनार। इतनी ही याद रखनी है आप, M13, TG20, चंद्रा और गिरनार। नेक्स्ट ले लो आप गुच्छेदार, गुच्छेदार वाले में आप लोग TG20 यहाँ गए तो TG2 यहाँ आ जाएगा और गिरनार 2 आ जाएगा, TG2 गिरनार 2, ठीक है। इतनी ही आपको वैरायटी याद रखनी है, बाकी और भी मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे A114। नेक्स्ट में बात करूँ RG141। ये इतना आपको याद नहीं रखना है, इसमें चंद्रा वगैरह मैंने बता ही दिया, हो गई आपके। अब देखिएगा, एक होती है मूंगफली के अंदर सुइया बनना, पेगिंग, जिसे अपन क्या बोलते हैं? पेगिंग बोलते हैं। पेगिंग की क्रिया, पेगिंग होती है, एक होती है प्रोपिंग, दो होती है। दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेना। कई बार स्टूडेंट ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर प्रोपिंग भी इसमें आ रहा है, पेगिंग भी इसमें आ रहा है। तो पेगिंग क्रिया अपन किसे बोलते हैं? कि मूंगफली के अंदर क्या बनती है? सुइयां बनती है। अब सर ये सुइयां क्या होती है? मूंगफली में सुइयां बनना, हाँ बनना। देखिएगा, मूंगफली का कभी प्लांट देखा है क्या आपने? मूंगफली का प्लांट ऐसे होता है ना, अधोभूमिक होती है, ये भी याद रख लेना। मूंगफली में अंकुरण कैसा होता है? अधोभूमिक। हाइपोजियल, इंग्लिश में बात करें तो हाइपोजियल। ये क्या होता है? मूंगफली में अंकुरण होता है। मतलब अंकुरण का मतलब कि मूंगफली के अंदर जो दाने होते हैं वो कहाँ बढ़ते हैं? आपके कुएं के नीचे बनते हैं। हम देखिएगा, ये जड़ क्षेत्र हो गया और यहाँ पे क्या होगा? धीरे धीरे सुइयां बनने लग जाएगी, ऐसे कुछ गांठें निकलने लग जाएगी इसमें। इस गांठों में क्या पाई जाएगी? फिर बाद में मूंगफली बनेगी। तो ये जो बन रही है ये क्रिया क्या कहलाती है? आपके पेगिंग क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? पेगिंग क्रिया। और ये कब बनती है? तो जब अपन बुआई कर देते हैं मूंगफली की, बुआई के 55 दिन बाद में, 50 से 55 दिन बाद में, ठीक है। तो जा सकता है आपसे कि पेगिंग क्रिया कब होती है? तो बुआई के 50 से 55 दिन बाद में, ठीक है। एक होती है प्रोपिंग। प्रोपिंग ये होती है जैसे ये कोई मूंगफली का दाना है, ठीक है, ये मूंगफली का दाना है, तो इस दाने के अंदर कैल्शियम की कमी से क्या हो जाती है? मूंगफली खाली रह जाती है, दाने नहीं बनते। तो प्रोपिंग क्रिया क्या हो जाती है? कैल्शियम की कमी से मूंगफली में दाने नहीं बनना। कैल्शियम की कमी से मूंगफली में, कैल्शियम की कमी से मूंगफली में क्या नहीं होता? दाने नहीं बनते हैं, दाने नहीं बनते हैं। अब अपन बात करते हैं इसके वीड कंट्रोल की, खरपतवार नियंत्रण की। तो मैं यही लिख देता हूँ खरपतवार नियंत्रण, ठीक है, इतना तो अपने पास जगह है। वीड कंट्रोल देखिएगा, वीड कंट्रोल। बात करें तो अपन खरपतवार नियंत्रण की, इसमें एक होता है आपकी बुआई से पहले, बुआई से पहले अपन खरपतवार नियंत्रण करते हैं। इसमें दूसरा अपन खरपतवार नियंत्रण करते हैं अंकुरण से पहले, जब मूंगफलियां बनने लगती है ना उससे पहले एक बार खरपतवारों को निकाल देते हैं। और तीसरा क्या करते हैं अपन? तीसरा कौन सा हो गया? अंकुरण के बाद में भी करते हैं, कि जब मूंगफलियां धीरे धीरे नीचे बनने लग जाती है ना, तब भी अपन करते हैं अंकुरण के बाद, अंकुरण के बाद, ठीक है। तो इसमें अपन जब बुआई करते हैं, बुआई से पहले
इसमें आप लिख लेना फ्लूक्लोरिलीन का अपन इस्तेमाल करते हैं, फ्लूक्लोरिलीन, फ्लूक्लोरिलीन। इस रसायन का अपन क्या करेंगे, स्प्रे कर देंगे, तो इसमें वीड कंट्रोल हो जाएगा बुआई से पहले-पहले ही। नेक्स्ट है अंकुरण से पहले। अंकुरण से पहले अपन लेते हैं इसमें एलाक्लोर। क्या लेते हैं मेरे लाडलो? एलाक्लोर, एलाक्लोर लेते हैं, ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो अपन अगर अंकुरण के बाद में कोई खरपतवार नियंत्रण करते हैं, जैसे भाई मैंने बात करी कि बुआई से पहले अगर अपन अंकुरण को बुआई से पहले अपन वीड कंट्रोल करेंगे, तो फ्लूक्लोरिलीन का प्रयोग करेंगे। फिर बात करी मैंने कि अंकुरण जब अंकुरण होगा, उससे पहले अगर अपन कंट्रोल करेंगे वीड का, तो अपन क्या लेंगे? एलाक्लोर लेंगे। फिर मैंने बात करी कि बुआई के बाद में अगर अपन को वीड कंट्रोल करना पड़ रहा है, तो अपन क्या लेंगे इसमें? इमेजाथापर, इमेजाथापर, ये रसायन यूज़ ले लेंगे इमेजाथापर वाला, है ना? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो इन चीज़ों का, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना? क्या बोल रहे हैं सर? क्या बोल रहे हो? समझ नहीं आ रहा आप? दोबारा से बोलिएगा, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो। दोबारा से बोलिएगा आप। आप क्या बोल रहे हो? आपकी समझ में नहीं आ रही? तरुण मीना, आपकी समझ नहीं आ रही, आप क्या बोल रहे हो? दोबारा क्लियर बोलिएगा। सर ये मैं ये चीज़ बोलना चाहती हूँ या चाहता हूँ। सुपरवाइज़र की एग्ज़ाम कब होगी? सुपरवाइज़र की एग्ज़ाम आपकी डेट 8 मार्च 2026 को, और जून के अंदर आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा, ठीक है? हाँ, अब अपन बात करते हैं इसमें रोगों की। रोग की बात कर लें। रोग में सबसे पहला आप रोग देखिएगा इसमें। रोग में सबसे पहला रोग है कॉलर रोट। कौन-सा रोग है? कॉलर रोट, कॉलर रोट, ये रोग है आपके, ठीक है? ये होता है आपके एस्परजिलस नाइगरस कवक से। किससे होता है मेरे लाडलो? एस्परजिलस नाइगरस कवक से, ठीक है? एस्परजिलस एस्परजिलस नाइगरस कवक से, एस्परजिलस नाइगरस नाइगरस कवक, कवक जनित है, ठीक है? एस्परजिलस नाइगरस कवक से आपके कॉलर रोट होता है, और इससे क्या होता है? रोट, रोट का मतलब रूट, जड़। तो क्या होता है? जड़ क्षेत्र में खराबी हो जाती है, जड़ क्षेत्र में कालापन, ठीक है? जड़ क्षेत्र की बीमारी है। क्या है? जड़ क्षेत्र की बीमारी। आपको दूसरा रोग याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट है टिक्का, मूँगफली का टिक्का। टिक्का 2 प्रकार से होता है। टिक्का कितने प्रकार से होता है मेरे प्यारे साथियों? 2 प्रकार से। पहला आपको याद रखना है इसमें अगेती। एक अपन अगेती बुआई करते हैं मूँगफली की, उसमें टिक्का रोग होता है, और एक अपन करते हैं पचेती बुआई। 2 प्रकार से मूँगफली की बुआई करते हैं अपन, अगेती और पचेती। अगेती में आपको ध्यान रखना है कौन-सा इसमें रोगजनक हो जाएगा और पचेती में कौन-सा हो जाएगा। तो इसमें देखिएगा सर्कोस्पोरा अगेती वाले में सर्कोस्पोरा कवक कौन-सा हो जाएगा? सर्कोस्पोरा कवक हो जाएगा। इसमें भी मैं सेम लिख देता हूँ सर्कोस्पोरा। अब देखना आपको याद किस प्रकार से करना है। अगेती है, तो अगेती का क्या आ जाएगा? आपके रोगजनक सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला, अरेचिडिकोला ये आपकी रोगजनक हो जाएगा, कवक हो जाएगा, ठीक है? अब मैंने ये कैसे लिखा? ऐसे अगेती और ऐसे अरेचिडिकोला। बोलो याद होगा कि नहीं होगा? जी सर हो जाएगा। ऐसे ही अपन बात करें सर्कोस्पोरा, पैसे सचेती और पैसे पर्सोनेटा, पैसे पर्सोनेटा। परसों का मतलब क्या होता है? पीछे। इसलिए अपन पीछे पचेती बुआई करेंगे। तो पैसे पर्सोनेटा और पैसे पचेती, ठीक है? सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, सर्कोस्पोरा अरेचिडी कोला। बोलो याद हो जाएगा? कि सर हो जाएगा। और ये होते किससे हैं? कवक जनित है। अब मैं इसके बारे में थोड़ा-सा आपको डिटेल से बता देता हूँ कि इसमें होता क्या है। रोग के लक्षण नीचे के पत्तों में फैलने चालू होते हैं, और जो कभी-कभी संपूर्ण पौधे पर घेर लेता है। पत्तों पर संक्रमण होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। पत्तों पर संक्रमित होता है ये, ठीक है? ये आपको 2 रोग इसमें ध्यान रखने हैं। एक और रोग मैं आपको बता देता हूँ, विल्ट रोग, मुरझान, कभी-कभी हो जाता है। आप नॉर्मल भी इसको याद रख सकते हो, अगर जिन्होंने भी मूँगफली की खेती देखी है,
विल्ट को क्या बोलते हैं? मुरझान और उकटा। देखिएगा, मूँगफली की खेती जिन्होंने देखी है ना, वो बता सकते हैं कि मूँगफली के अंदर क्या हो जाता है, पौधा है, वो जड़ क्षेत्र के पास में थोड़ा-सा कट जाता है अपने आप, है ना? उसमें क्या लगता है, कि मुरझान है, ये कवक से होता है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्फोरम से। तो वो कवक लगता है जो कि क्या करता है, जड़ क्षेत्रों को काट देता है, जिससे पौधे जो है, वो मुरझा जाते हैं। पौधा क्या हो जाता है? मुरझा जाता है ना? ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब मैं बात करूँ इसमें कीटों की, किसकी बात करूँ मेरे लाडलो? कीटों की। तो सबसे पहला आप कीट लिखिएगा इसमें दीमक। दीमक होती है सबसे पहले तो। दीमक पता है आपको? जड़ क्षेत्र को खाता है। ऐसे ही जड़ क्षेत्र को मैं खाने वाला और बात कर लूँ, दीमक के अलावा, लीफ माइनर। लीफ माइनर होता है एक, लीफ माइनर। लीफ माइनर, ये लीफ माइनर क्या करता है? लीफ का मतलब क्या होता है? पत्ती। पत्तियों को खाता है। पत्ती पर संक्रमण करता है, ठीक है? अटैक करता है पत्ती पर। नेक्स्ट मैं तीसरे नंबर की बात करूँ, तो इसमें दीमक हो गया, सफ़ेद लट होती है एक, सफ़ेद लट। ये सारे आप एंटोमोलॉजी के अंदर पढ़ते हो, सफ़ेद लट, पढ़कर भी आए होंगे। बाकी मैं बता देता हूँ, ये मृदा के अंदर सी आकार में पाई जाती है। ये आपके क्या हो गया? कीट हो गया। उपज के बारे में आपको दे नहीं रखा, है ना? तो उपज आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करूँ कि ये आपकी यहीं मूँगफली की खेती खत्म होती है। अब नेक्स्ट जो क्लास आएगी आपकी, वो आएगी हॉर्टिकल्चर की दुनिया वाली क्लास, मतलब OT 211, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप। ये वाली आपकी क्लास देखने को आपको मिलेगी और वो है आपके टाइम 11:30 का, ठीक है? 11:30 का टाइम क्या हो गया? 10 बज के 6 मिनट हो रहे हैं अभी, यानी क्लास आज थोड़ी-सी लेट है। मैनेज कर लीजिएगा, आज क्या है, गुरु पूर्णिमा है, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के साथ में। इस क्लास से अपन लेते हैं अलविदा। हॉर्टिकल्चर की दुनिया के साथ वाली क्लास में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान मेरे लाडलो। ठीक है?